हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि अपने YouTube चैनल के 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और मैंने कहा था आपसे जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके जस्ट में 1-2 दिन बाद आपके लिए कंटेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं। और एक सरप्राइज भी है आपके लिए कि किस तरीके से बोर्ड वाले बच्चे अपनी पढ़ाई को आग लगाने वाली पढ़ाई बना सके। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। जितना प्यार मेरे छोटे भाई बहनों का, मेरे प्यारे बच्चों का मिला है, वो हमेशा से दिल से सराहनीय है बेटा। और इसी तरीके से आपका सपोर्ट बना रहेगा तो ये मान लो एज ए स्टूडेंट हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो हम भी ये मान लो कि अच्छे अच्छे फल और आपके लिए चीजें लाते रहेंगे। अब है ना, सबसे पहले अपन करते हैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं मैं आपका मेरे चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15, है ना प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का अपन ने पीछे के 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। और हर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, है ना। आप मेरे चैनल में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं और अच्छे से यूट्यूब पे जाके उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। धीरे धीरे अपन अब वीडियोस का जो है रनअप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं सर जो 3-4 दिन की जगह वीडियो अपलोड हो रहे हो प्लीज थोड़ा 2-3 दिन में या 1-2 दिन में ही अपलोड हो। बिल्कुल बेटा वही होने वाला है। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो अपने साथ कॉपी, पेन और किताब निकाल लीजिए और जुड़िए मेरे साथ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.14 एनसीईआरटी 13 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, है ना। और डायरेक्ट लैंग्वेज लिख के आनी है बोर्ड में एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। देखो अपने पास ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सभी बच्चे निकाल लो। उसने एक डायग्राम दे रखा है और वो कह रहा है कि इस डायग्राम में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। पथ चिन्ह का मतलब उनका रास्ता। 3 आवेशित कण हैं, पहले तो वो पहचानने की वो आवेशित कण कौन कौन से होंगे, उनके पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। और आपको ये बताना है कि तीनों आवेशों के चिन्ह कौन कौन से होंगे। चिन्ह का मतलब 2 ही तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और लास्ट में बोल रहा है कि किस कण का आवेश संहति। आवेश संहति का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब Q और संहति का मतलब M। तो किस कण का आवेश संहति, किस कण का आवेश संहति ज्यादा होगा, है ना। अब अपन देखते हैं किस कण का ज्यादा होगा। तो सबसे पहले एक बार डायग्राम बनाता हूं मैं बोर्ड पे। देखो उसने कर क्या रखा है, उसने एक तरफ तो ऊपर एक लाइन बना रखी और नीचे भी एक लाइन बना रखी है, ठीक है। ऊपर वाले पे दे दिया उसने प्लस वाला आवेश। कौन सा वाला आवेश दे दिया बेटा, प्लस वाला आवेश। नीचे वाला उसने कौन सा वाला विद्युत क्षेत्र लगा दिया, माइनस वाला। तो प्लस और माइनस विद्युत क्षेत्र उसने लगा दिया। अब आप सोचो, ये मान लो जैसे 2 समांतर प्लेटें हैं, ऊपर प्लस वाला है नीचे माइनस वाला है। इन दोनों के बीच में मैं एक आवेश को यूं फेंक रहा हूं, 3 आवेशित कण को फेंक रहा हूं। एक आवेशित कण पहले यूं जाएगा, दूसरा भी यूं जाएगा, तीसरा भी यूं जाएगा। अब आवेशित कण को फेंकने पर जो अपने पास पथ चिन्ह प्राप्त हुए हैं वो इस तरीके से है। पहला वाला जो पथ चिन्ह प्राप्त हुआ है वो ए से जा रहा है, दूसरा वाला पथ चिन्ह प्राप्त हुआ है वो ए से जा रहा है। इस तरह से अपन को पथ चिन्ह प्राप्त हुए हैं बेटा, है ना। पथ चिन्ह का मतलब है इनका ट्रैक, ट्रैक का मतलब इनका मार्ग। लेकिन लास्ट वाला जो पथ चिन्ह प्राप्त हुआ है देखो कैसे जा रहा है, वो यूं जाके एकदम से यूं मुड़ गया, बिल्कुल सीधा जा रहा है और सीधे जाते जाते वो एकदम से डाउन हो गया। यानी कि सडनली उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया बेटा, उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो ये वाला पथ चिन्ह भी अपने पास जा रहा है। तो अब आपको निकालना क्या है कि इनके चिन्ह कैसे होंगे। अब आप कुछ सोचो, इधर प्लस वाला है तो प्लस वाले के पास में कौन सा आवेश होगा कि वो एकदम से उसकी तरफ घूम जाएगा। समझ रहे हो, प्लस वाले के पास में
कौन सा वाला आवेशित कण होगा कि वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। आकर्षित का मतलब उसकी तरफ खींचेगा। तो देखो मान लो ये पहला वाला आवेशित कण, ये दूसरा वाला आवेशित कण और ये तीसरा वाला आवेशित कण, ठीक है। तो पहला वाला आवेशित कण कौन सा होना चाहिए कि ये प्लस की तरफ खींचे जाए, माइनस का। दूसरा वाला भी देखो प्लस की तरफ खींचा जा रहा है, मतलब ये ए से जाके यूं मुड़ गया, ये भी किसका होगा, माइनस का। तो ध्यान रखो ये दोनों आवेशित कण अपने पास कौन सी प्रकृति के होंगे, ऋणात्मक प्रकृति के होंगे। कौन सी प्रकृति के होंगे, ऋणात्मक प्रकृति के होंगे। अच्छा इधर देखो बेटा, अब जैसे मान लो ये तीसरा वाला कण है, अब तीसरा वाला कण अपने पास इधर जा रहा है। अब मान लो जाना तो इसको सीधा चाहिए, लेकिन इतने कोण से ये घूम गया, घूमा कि नहीं घूमा भाई, जाना तो इसको सीधा चाहिए, लेकिन सीधे जाते जाते अचानक इतने कोण से ये विक्षेपित हो गया। अब आप सोचो तीसरा वाला कण है वो माइनस की तरफ एक झटके से घूम गया, तो माइनस वाले किस कण को बुलाना चाहेगा अपने पास, प्लस वाले को बुलाना चाहेगा। तो तीसरे कण की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, धनात्मक, यानी कि पहला वाला कण अपने पास नेगेटिव होगा, दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा, लेकिन तीसरा वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब इसका ए वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, जो वो पूछना चाह रहा है कि भैया तीनों कणों के चिन्ह बताइए। अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं, एक बार देखो क्वेश्चन में, किस कण का आवेश संहति अनुपात ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, एक तो मैं बहुत प्यारा लॉजिक बता रहा हूं, ये लॉजिक ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अपने पास जिस कण का विक्षेप सबसे ज्यादा होता है उस कण का आवेश संहति अनुपात, आवेश संहति अनुपात को क्या बोलते हैं, आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात। और मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, बच्चों को क्लास में बताया भी है कि देखो विक्षेप का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन। विक्षेप का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब कैसे, जो कण सीधा जा रहा है वो अचानक इतने कोण से एक झटके से घूमा, भाई जाना सीधा था लेकिन एकदम से घूम गया, यानी कि विक्षेप इसमें ज्यादा आ रहा है, और ये बेचारा आराम से जा रहा है और आराम से घूमा, तो इसमें तो नॉर्मल विक्षेप आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विक्षेप इसमें आ रहा है, मतलब धनावेशित वाले कण का विक्षेप ज्यादा है, और धनावेशित वाले कण का विक्षेप ज्यादा है मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो ये किसके समानुपाती होगा, आवेश संहति अनुपात। और आवेश संहति अनुपात का मतलब होता है Q बटे M। और मैंने कई बार बताया भी है कि इसको विशिष्ट आवेश बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। तो ध्यान रखना जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव वाले पार्टिकल का ज्यादा है, तो आवेश संहति अनुपात भी धनावेशित वाले कण का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1.14 कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1.15। हाँ बेटा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 1.15 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1.15 जो है उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। अब डायग्राम में 3 अक्ष बनानी पड़ेगी, एक्स वाली अक्ष, वाई वाली अक्ष और उसके जो लंबवत है जेड वाली अक्ष। तीनों अक्ष बना के सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.15 किसका है, 1.15 वाला क्वेश्चन अपनी किताब के पीछे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना वो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है जो कि अपन को कितना दिया गया है, देखो बेटा दिया गया है, क्या दिया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है, कितना 3 × 10⁻³ है ना, आई के न्यूटन प्रति कूलम, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। क्षेत्रफल भी दे रखा है ए बोल दो चाहे एस बोल दो, एस का मतलब सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहो तो अपन ए बोल सकते हैं। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, भुजा दे रखी है अपन को, मतलब ये मान सकते हो भुजा दे रखी है, और भुजा का अपन स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल आ ही जाएगा अपने पास, है ना। तो भुजा अपने पास ए कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता है, कौन सी बड़ी बात है। अपन को क्या ज्ञात करना है, देखो 2 चीज पूछ रहा है बेटा, ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन को फर्स्ट पॉइंट जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो बोल रहा है कि इसके पार्श्व तल से, यानी कि जो वाई जेड वाला तल है इसके तल से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि वाई जेड तल के
समांतर जो तल है, वाई जेड तल के समांतर जो तल है, समांतर का मतलब कौन सा तल सिखाया है मैंने बच्चों को क्लास में, पार्श्व। तो पार्श्व वाला जो होता है वो समांतर वाला होता है बेटा। तो वाई जेड तल के समांतर जो तल है उससे गुजरने वाला फ्लक्स अपन को निकालना है। एक तो अपन को इस फाई की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है ना। चलो, और सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि हम एंगल कितना बनाते हैं, थीटा। मतलब एक्स अक्ष से अगर थीटा बराबर कितना हो, 60 डिग्री हो, तब भी अपन को क्या निकालना है, फ्लक्स का मान निकालना है। यानी कि पहले निकालेंगे सिंपल फ्लक्स और फिर निकालेंगे जब थीटा बराबर 60 डिग्री होगा वो वाला फ्लक्स। पहले इसके लिए डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम सिंपल है। मान लीजिए कि अपने पास 3 अक्ष, एक्स वाली, वाई वाली, ठीक है, और जेड वाली, ये 3 अक्ष। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये आई केप हो गया, ये जे केप हो गया और ये के केप हो गया, है ना। कितनी अक्ष अपने पास, 3 अक्ष। कितनी अक्ष, 3 अक्ष। अब 3 अक्ष में मान लो अपने पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक घनाभ बना दिया, चाहो तो घन बना दो, नहीं तो एक सिंपल स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि 3 अक्ष में जो y वाली अक्ष है और जो z वाली अक्ष है, इस तल के समांतर, ये समांतर हो गया, है ना। शायद आपको पता होगा, देखो इसमें एक चीज तुम्हें मैं बताता हूं, शायद आपको पता होगा कि भाई इसके लंबवत तो यूं हो गया, समझ लो, इसके लंबवत तो x वाली अक्ष हो गई। अपन लंबवत की बात कर ही नहीं रहे, अपन क्या बोल रहे हैं कि y वाला तल और z वाले तल के समांतर, मतलब y वाला तल ये रहा, इसके समांतर ये वाला तल हो गया। तो इसके समांतर अपन को भुजा कितनी दे रखी है बेटा, जो भी आकृति है उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, है ना। भाई इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि ये अपने पास घन है, घन समझते हो, इस तरीके से क्यूब बन जाता है ना। अब आपको पता है घन में 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक जो है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है बेटा, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर, भुजा अपन को दे रखी है उसमें कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली अक्ष अपने पास एक्स वाली हो गई, ये वाली जो अक्ष बेटा वो वाई वाली हो गई, और ये वाली अक्ष अपने पास जेड वाली हो गई। कहानी अब समझ में आ रही है, अब ज्यादा क्लियर समझ में आ रही होगी, है ना। तो वाई जेड ये वाला तल देखना है, तो वाई जेड के तल के, देखो मेरा मार्कर, वाई जेड के तल के समांतर जो भुजा है वो अपन को कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो भुजा दे रखी है तो फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर कितना होगा, देखो भुजा 10 गुणा 10 की घात -2, इसका स्क्वायर करोगे 100 गुणा 10 की घात -4, मतलब फाइनल क्या बचा, 2 घात इसमें से कम हो जाएगी तो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये तो अपने पास हो गई, बताओ भुजा हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये कैसे आई, जो भुजा है वो वाई जेड वाले तल के समांतर है ना। अब वाई वाले तल में कौन सा सदिश होगा, लगाओ दिमाग, वाई वाले तल में कौन सा सदिश होगा, जे केप। जेड वाले तल में कौन सा सदिश होगा, के केप। जे केप को के केप से मल्टीप्लाई करते क्या आता है बेटा, आई केप आता है। तो अपने पास 10 की घात -2 जो मीटर स्क्वायर आया है वो किसमें आया है, आई केप में आया है। किसमें आया है, आई केप में आया है। और इधर विद्युत क्षेत्र भी किसमें दे रखा है, आई केप में दे रखा है। तो फ्लक्स तो बहुत इजी है भाई, फ्लक्स कैसे निकालोगे, देखो फ्लक्स निकालेंगे अपन फर्स्ट वाला, फाई इज इक्वल टू, हाँ बेटा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू, बताओ विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या ई डॉट एस बोल दो। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है, 3 गुणा 10 की घात 3, तो इधर 3 गुणा 10 की घात 3, ये भी आई केप का है। इसको मल्टीप्लाई की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट लो, ठीक है, समझ रहे हो, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि 2 राशियों का अदिश गुणनफल होता है, 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है बेटा फ्लक्स, है ना। तो इसका अपन ने विद्युत क्षेत्र की वैल्यू रख दी, एस का मान क्या है भाई, भुजा का क्षेत्रफल 10 की घात -2। अब 10 की घात -2 आई केप, आई केप को आई केप से गुणा करेंगे तो आपको पता है आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, के को के से करते हैं, तो डॉट वाला प्रोडक्ट होता है उसका 1 आता है। तो इसको गुणा कर दो, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया,
3 गुणा 10 की घात 3 को 10 की घात -2 से करेंगे तो 10 बचेगा, यानी कि आपका फ्लक्स कितना आ गया, आपका फ्लक्स आ गया 30। इकाई क्या लगेगी, विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की इकाई क्या हो गई बेटा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फर्स्ट वाला निकल गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट और इजी है। अब वो क्या बोल रहा है कि भैया सेम फ्लक्स निकाल लो जब आप थीटा इज इक्वल टू कितना ले रहे हो, 60 डिग्री ले रहे हो। अब थीटा इज इक्वल टू अपन कितना ले रहे हैं, 60 डिग्री ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है, ई एस कोस थीटा। कई लोगों ने ईडीएस कोस थीटा भी पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सही निकल जाएगा। फाई बराबर ई का मान कितना, जल्दी बताओ, ई का मान कितना, 3 गुणा 10 की घात 3, क्षेत्रफल कितना 10 की घात माइनस, बताओ बेटा 2, और कोस थीटा कितना, कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो मैं यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं 1/2, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी ना। चलो, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 5 बराबर, देखो बेटा इस पूरे को सोल्व करोगे, इस पूरे को सोल्व करोगे तो 30 आएगा, तो 30 गुणा 1/2 यानी कि कितना आ गया 15, यानी कि आपका फ्लक्स कितना हो गया बेटा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये अपना फ्लक्स की वैल्यू निकलकर आ गई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1.15 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें सभी बच्चे, 2 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से बेटा आपको जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसको बड़ी गंभीरता के साथ देखना है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सभी बच्चों को दिल से थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।